नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिया था, गुलाम वंश पढ़ रहे थे। उससे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक था इल्तुतमिश और तीसरी शासिका है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, तो उसी के बारे में उनको यहाँ पर चर्चा करना है। तो देखिए, रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, एकमात्र थी और प्रथम थी। इसके बाद कोई भी मुस्लिम महिला शासिका नहीं बन पाई। उस टाइम कोई भी देखो, शासक बनना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी मुस्लिम महिला शासक बनती बहुत बड़ी बात होती। तो ये खास बात है इसकी। तो ये भारत की प्रथम मुस्लिम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी भारत की, रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 तक ये क्या रही, शासिका रही। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसके पिता कौन थे? तो पिता थे इसके इल्तुतमिश, पिता थे इल्तुतमिश। दूसरा ये रुकनुद्दीन, तो रुकनुद्दीन इसका भाई था। तो इसको ये हटाकर क्या बनी थी, शासिका बनी थी। तो रुकनुद्दीन को हटाकर शासिका बनी। यहाँ में ध्यान समझिए, हुआ क्या था कि इल्तुतमिश जब जिंदा था तो उसने ये कह दिया था, उसके 2-4 लड़के थे, उसमें से कोई भी योग्य नहीं था, लेकिन रजिया सुल्तान काफ़ी योग्य थी। उसको तलवार चलाना, घुड़सवारी करना ठीक होती है। तो इल्तुतमिश ने सोचा क्यों ना हमारे बाद हमारी बेटी क्या बने, शासिका बने। तो इल्तुतमिश ने एक और व्यवस्था करके रखी थी, अगर किसी को भी न्याय नहीं मिलता था वो जुम्मे के दिन, जुम्मा शुक्रवार को बोलते, तो जुम्मे के दिन क्या करता था, दिल्ली में जो मस्जिद होती थी उस मस्जिद के सामने आ जाओ, लाल वस्त्र पहन के आपको न्याय मिल जाएगा। तो इल्तुतमिश ने ये सारी व्यवस्था करके रखा था। इसका इल्तुतमिश खुद चाहता था कि उसके बाद उसकी बेटी क्या बने, शासिका बने, लेकिन वो लड़की होने के कारण, महिला होने के कारण उसको शासिका नहीं बनाते। उसके जो बेटा होता है, जो कि नालायक होता है, एक मतलब पगला किस्म का होता है, वो शासक बन जाता है। तो इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा बन जाता है, रुकनुद्दीन शासक बन जाता है। तो अब क्या होता है कि रजिया को बनना शासक, क्योंकि रजिया के पिताजी बोल के गए थे कि हम रजिया को ही बनाएंगे शासक। तो ये क्या करती, लाल वस्त्र पहन के जुम्मे के दिन दिल्ली में मस्जिद के सामने चली जाती है। तो सब लोग देखते हैं कि भैया क्या चाहिए, क्या हो गया, तुम लाल वस्त्र पहन के आई, तुमको न्याय नहीं मिला। बोले हाँ हमको न्याय नहीं मिला। बोले क्यों नहीं मिला? बोले हमारे भाई को इन्होंने शासक बना दिया, अमीर लोगों ने, और हमको शासक बनना चाहिए, लेकिन ये शासक बन गए, ये योग्य नहीं। हमारे पिता बोल के गए थे कि हम शासक बनेंगे। तो जनता किसके साथ हो गई, रजिया के साथ हो गई। इसी का फायदा उठाकर रजिया ने उसके भाई को हटा दिया गद्दी से। तो रुकनुद्दीन को हटाकर ये क्या बनती, शासिका बनती। पिता कौन थे, इल्तुतमिश, ये से पूछ जाएगा। और ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनती। सिर्फ 4 साल तक ये क्या रहता है, इसका शासन रहता है, 1236 से 1240 तक। इसे आपको ध्यान रखना। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद इसने क्या किया, जैसे ये शासिका बनती है तो इसने तो जो मर्द करते थे ना दरबार में जाने के लिए, सेम उसी को रिपीट करने लगी। जैसे मर्द क्या करते थे, टोपी पहन के जाते दरबार में, तो ये भी टोपी पहनते, ठीक है। तो ये टोपी पहन के दरबार में जाने लगी। इसके बाद ये कोट, ठीक है, कोट वगैरह पहन के दरबार जाने लगी। सैनिक वेशभूषा में रहने लगी, ठीक है। जो घोड़े होते थे, घोड़े पर चढ़ के ये क्या करती थी, जब कोई युद्ध लड़ने जाएगा तो घोड़े पर चढ़ के जाएगा। तो ये घोड़े पर चढ़कर कहाँ जाती थी, युद्ध लड़ने जाती थी। सैनिक वेशभूषा में रहने लगी। और जब कोई भी सुल्तान होता था तो पूरे प्रजा का, ठीक है, मतलब राज्य जो होता था उसका राज्य का चक्कर लगाता था। तो ये भी क्या करती थी, हाथियों पर बैठकर राज्य का चक्कर लगाने लगी। तो लोग इससे बोले भैया ये मुस्लिम होने, मतलब महिला होने के बाद भी ये पूरे राज्य का चक्कर लगा रही है। तो लोग इसका विरोध करने लगे। और ख़ासतर जो अमीर लोग थे दिल्ली के, और जो तुर्कान चहलगामी इल्तुतमिश ने बनाया था, वो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करने लगे। तो इसका विरोध बड़े लेवल पर देखने को मिला, सब लोग इसका विरोध करने लगे। और इसने जो प्रथाएँ होती हैं, मतलब जो महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ये सब किया। पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। पर्दा मतलब वो मुंह बांध के आते हैं ना, तो इसने मुंह वगैरह बांधना भी बंद कर दिया। तो देखते इसने क्या किया, इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। कुबा कोट पहनकर दरबार में आने लगी, कुल्हा टोपी पहनकर दरबार में आने लगी, सैनिक वेशभूषा में रहने लगी, हाथी पर चढ़ के पूरे राज का चक्कर लगाने लगी, और घोड़ा पर बैठ के कहा जाती थी युद्ध के मैदान में जाने लगी। इससे जो अमीर लोग थे वो इससे परेशान हो गए। साथ ही साथ जो दिल्ली के, मतलब जो तुर्कानी चहलगामी थे, जो 40 तुर्क सरदारों का संगठन था, वो भी इससे परेशान हो गए। फिर क्या किया, इसने कूटनीति का सहारा लिया। बोले ये अमीर लोग हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसने क्या किया, फूट डाल दी। फूट डालना ही होता है, उससे जाकर बोल दिया तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा, उससे जाकर बोल दिया तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा। तो आपस में लड़वा दिया अमीरों को। अमीरों में क्या डाल दी, इसने फूट डाल दी। तो इसकी ये कूटनीति थी। तो कूटनीति की तरीके से उन्होंने क्या, अमीरों में फूट डाल दी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, अबिसिनिया का एक व्यक्ति था, मामूली व्यक्ति था, उसका नाम था याकूत, ठीक है। याकूत इसके दरबार में आया, और याकूत से इसके प्रेम प्रसंग बढ़ने लगे, ठीक है। ये घंटों बैठे रहते थे, छत पे बैठे हैं, कहीं पीछे बैठे हैं, कहीं और घंटों बातें कर रहे हैं।
इससे पूरी दिल्ली में अफवाह फैल गई कि भैया जो रजिया है वो तो याकूत से प्रेम करने लगी। ठीक है, एक दूसरे की मतलब काफ़ी ज़्यादा पूरे में अफवाह फैल जाती है कि याकूत और रजिया के बीच में क्या है, प्रेम प्रसंग है। तो जैसे ही ये बात फैलती है, ठीक है, पूरे दरबार में ये बात फैल जाती है कि याकूत और रजिया के बीच में प्रेम संबंध है। उसी बीच रजिया एक और काम कर देती, याकूत को आमीर आखुर के पद पर नियुक्त कर देती। ये आमीर आखुर क्या था, तो ये अश्वशाला जो घोड़े होते थे ना, उसका प्रधान होता था। उस समय घोड़े बड़े महत्व के होते थे, तो घोड़े की जो पोस्ट होती थी उसे आमीर आखुर कहा जाता था। उसकी पोस्ट पर इसे नियुक्त कर देते हैं अल्तुनिया को, या सॉरी याकूत को कर देते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि रजिया किसे आमीर आखुर के पद पर नियुक्त करती है, तो याकूत को करती है। जैसे इसको ये नियुक्त करती है, ये सबसे बड़ी पोस्ट थी उस टाइम के लिए, बड़ी पोस्ट थी, उस पर नियुक्त कर देती है। तो जैसे ही नियुक्त करती तो और लोग इसका विरोध करने लगते हैं, बोले भैया ये ऐसा क्यों कर रही है, बोले पक्का इसके बीच में चक्कर चल रहा है। इसी बीच क्या होता है, अल्तुनिया का शासक क्या कर देता है, मतलब विद्रोह कर देता है। शासक नहीं है, अल्तुनिया भटिंडा, पंजाब, ठीक है, पंजाब के पास एक जगह पड़ती भटिंडा, तो वहाँ का एक व्यक्ति था, ठीक है, छोटे मोटे क्षेत्र का शासक था अल्तुनिया का, भटिंडा का शासक था पंजाब के पास। ठीक है, हम यहाँ मैप समझ लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये पंजाब है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर जगह पड़ती भटिंडा, और ये दिल्ली है। दिल्ली में कौन शासिका थी, तो दिल्ली में शासिका थी रजिया सुल्तान। और पंजाब का शासक कौन था, तो पंजाब शासक था अल्तुनिया। ठीक है, हालांकि ये इसी के अंडर में था, दिल्ली सल्तनत के। ये विद्रोह कर देता, जैसे ही ये विद्रोह करता तो रजिया सुल्तान इसको क्या करने, मानने के लिए जाती, ठीक है, युद्ध करने जाती। को किससे जाती है, नहीं, दिल्ली से कहाँ जाती है, पंजाब के भटिंडा में। तो अब इनके बीच में युद्ध चलता है। तो शुरुआत में तो रजिया सुल्तान भारी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, रजिया सुल्तान हारने लगती है। जैसे ही हारने लगती है तो ये चाल खेल लेती। इसने क्या किया, अल्तुनिया से ऑफर दे दिया कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब बताओ, इतना अच्छा कोई ऑफर ठुकराएगा। इसको डायरेक्ट ऑफर मिल गया। क्या ऑफर मिल गया, कि कोई दिल्ली की, सोचो वो भी भारत की कोई शासिका इसको ऑफर दे रही है शादी करने के लिए। तो आपके पास भी अगर ऐसा ऑफर हो तो आप ठुकराओगे क्या, ठीक है, कोई नहीं ठुकराना चाहेगा। तो ये भी क्या कर लेगा, इसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो ये बेचारा याकूत मुंह लटका देता है, बोलता है हम तो उससे प्रेम करते थे, ठीक है, हम तेरे लिए सब कुछ थे, तूने शादी उससे कर ली, ठीक है, तो तू प्यार है किसी और का, तुझे मांग लिया किसी और ने, गाना है कि नहीं। तो ये बेचारे का पत्ता कट गया, ठीक है, और इससे क्या कर लेती, शादी कर लेती। पूछेंगे अल्तुनिया कौन था इसका, तो अल्तुनिया इसका क्या था, पति था, ठीक है, क्योंकि इससे ये कर लेती, शादी कर लेती। जैसे इससे शादी करती है तो दिल्ली के अमीर लोग और इससे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जो 40 रिश्तेदार थे वो भी इससे परेशान हो जाते हैं। तो इन्होंने इसको मानने का प्लान बनाया। तो इन्होंने कैसा प्लान बनाया मानने का, तो एक बार क्या हुआ, ये अल्तुनिया और रजिया सुल्तान यहाँ हरियाणा के पास से निकल रहे थे, हरियाणा के पास से जा रहे थे। तो 16 अक्टूबर 1240 को, ठीक है, हरियाणा के कैथल में, ठीक है, इसको डाकू घेर लेते हैं। किसको घेर लेते हैं, डाकू, तो हरियाणा के कैथल में 1240 को रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया को कुछ डाकू घेर लेते हैं, ठीक है। और ये अफवाह फैला दी जाती है कि यहाँ से सोना जाने वाला है। सोना वोना कुछ नहीं था, उसमें जो डोली थी उसमें अल्तुनिया और कौन बैठा था, रजिया सुल्तान बैठी थी। तो डाकू उसको घेर लेते हैं और इन दोनों की हत्या कर देते हैं। तो पूछेंगे रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर होगी, तो रजिया सुल्तान की हत्या 16 अक्टूबर 1240 को हरियाणा के कैथल में होती है। कब होती है, 1240 को हरियाणा कैथल में। इस प्रकार रजिया सुल्तान जो कि एक योग्य मुस्लिम शासिका थी, उसकी हत्या कर दी जाती 1240 में। लो ये हो गया, इसका खेल ख़त्म, रजिया सुल्तान चली गई। अब यहाँ से आप खुद सोचिए, एनालिसिस करिए। रजिया सुल्तान योग्य थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसके बाद एक जो अमीर लोग थे वो उसको हटाना चाहते थे। तो दिल्ली के अमीर लोगों ने फिर एक पगला टाइप के शासक को, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश का ही एक बेटा था बहराम शाह, उसको शासक बना देते हैं। ये बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन इसको शासक क्यों बना दिया जाता है, इसको सुल्तान इसलिए बना देते हैं क्योंकि ये कौन था, पुरुष था। ये कौन था, पुरुष। क्योंकि कोई भी देखो, जितने भी उस टाइम शासक थे वो नहीं देखना चाहते थे कि उनके ऊपर कोई महिला शासन करे, ठीक है। तो रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी, लेकिन वो असफल रही, और उसकी असफलता कारण उसका मतलब बोल सकते हैं उसकी असफलता कारण उसका मेन जो कारण था वो उसका महिला होना था। अगर वो एक पुरुष होती तो निसंदेह दिल्ली सल्तनत की सबसे अच्छी शासिका साबित होती, लेकिन वो महिला थी तो लोग उसका विरोध करते थे, उसको शासन नहीं करने दिया। फिर एक छोटे से शासक बहराम शाह को कुछ समय के लिए शासन बना दिया जाता है। हालांकि ये ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। इसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है। अब उसके बारे में समझते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रजिया सुल्तान के बाद कुछ अगले फेमस शासक जो बने हैं। रजिया सुल्तान के बाद अगला जो फेमस शासक था नसरुद्दीन महमूद। हालांकि ये भी कोई खास नहीं था, लेकिन कुछ इसके बारे में पूछते हैं एग्जाम में। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक बना था। ये अत्यंत सादा जीवन जीता था,
इस्लाम के अनुसार इसने अपना जीवन जिया। इस्लाम के अनुसार मतलब होता है कि इस्लाम के अनुसार जो भी जीवन जीते, मतलब जो उसके नियम कानून होते हैं उसके अनुसार इसने अपना जीवन काटा। साथ ही साथ जो कुरान था उसकी ये नकल करता था, कुरान की नकल करता था। इस्लाम के अनुसार इसने अपना जीवन जिया, ठीक है। और ये टोपी सीता था, टोपी मुस्लिम जो पहनते टोपी, ठीक है, तो ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था और ये टोपी सीता था और उसको बेच देता था। अब लोग बताओ, राजा साहब ने टोपी बनाई है, उसको लोग खरीदेंगे कि नहीं? तो उससे जितने भी पैसा इनकम होती थी उसी के अनुसार अपना जीवन जीता था। जो राज्य से पैसा आता था उसको जनता के भले में लगा देता था और कुछ नहीं करता था। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसने अत्यंत सादा जीवन जिया, इस्लाम के अनुसार जीवन जिया, टोपी सीकर जीवन जिया। साथ साथ इसने कुरान की नकल करी, फोटोकॉपी करी। अब उस टाइम फोटोकॉपी मशीन तो होगी नहीं, तो खुद ही लिखता था। और जब लोग इसको खरीदेंगे, भैया कुरान के किसने लिखा है, तो कुरान की क्या करता था, नकल बनाता था। लोग खरीदेंगे कि नहीं? जनता खरीदेगी, भैया राजा के हाथ की बनी है, ठीक है, तो लोग खरीदते थे। टोपी सीकर जीवन यापन किया इसने। तो ये रजिया सुल्तान के बाद प्रमुख शासक हुए नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। अगला शासक कौन बनेगा? गयासुद्दीन बलबन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। तो देखिए, पहला शासक अपन ने किसको देखा है, तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद प्रमुख शासक था इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। हालांकि इसमें 10-11 शासक हुए हैं गुलाम वंश में, लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ना, गयासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ा समझते हैं, देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन ये कौन था, तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इल्तुतमिश इसका गुलाम कब खरीदा था, तो ग्वालियर जब उसने विजय करी थी इल्तुतमिश ने, तो उस टाइम उसने क्या खरीदा था, इल्तुतमिश को खरीदा था। तो बलबन ने, इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन। इसने कब खरीदा था, ग्वालियर विजय के दौरान इसको खरीदा था बलबन को, ठीक है। किसने खरीदा था, इल्तुतमिश ने। अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं, इसने क्या क्या कार्य किए। तो इसके प्रमुख कार्यों में आता है इसकी लौह एवं रक्त की नीति, साथ ही इसका राजत्व का सिद्धांत। तो राजत्व का सिद्धांत पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, पीएससी के मेंस में पूछा गया था। बलबन का देवी राजत्व का सिद्धांत क्या है और लौह एवं रक्त की नीति क्या है, तो देखिए ध्यान से। तो रजिया सुल्तान के समय क्या हुआ था कि बहुत सारे जो डाकू होते थे उनका बोलबाला था, और रजिया सुल्तान की हत्या भी किसने करी, डाकुओं ने। तो उसने उन डाकुओं का सफाया कर दिया, बोले कि जहाँ भी डाकू मिले सबको काट डालो, ठीक है। तो उसने किसकी लौह एवं डाकुओं के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। जितने भी डाकू मिलते थे इसने सबको काट डाला, देखिए। मेवाती डाकू जो थे उनका सबका क्या कर दिया, इसने खात्मा कर दिया, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। दूसरा, इसका राजत्व का सिद्धांत पूछते हैं, तो इसको अभी लास्ट में देखेंगे, पहले और कुछ फैक्ट वगैरह देख लेते हैं। तो सुरक्षा के लिए इसने गुप्तचर विभाग, ठीक है, जासूसी करने के लिए लोग ये जगह जगह जासूस करते थे, गुप्तचर विभाग का गठन किया। और इसका जो मुखिया होता था वो बरीद-ए-मुमालिक कहलाता था। तो पूछेंगे बलबन के समय गुप्तचर विभाग का मुखिया कौन होता था, बरीद-ए-मुमालिक। बरीद-ए-मुमालिक जो गुप्तचर विभाग का मुखिया होता था। सैन्य विभाग का, मतलब सेना का प्रमुख, मिलिट्री विभाग किसने, मिलिट्री डिपार्टमेंट का दीवान-ए-अर्ज। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए क्या किया, दीवान-ए-अर्ज। तो गुप्तचर विभाग का बरीद-ए-मुमालिक और दीवान-ए-अर्ज किसका था, ये था आपका सैन्य विभाग का। इसके अलावा तुर्कान-ए-चहलगामी, तो जो 40 तुर्क सरदार जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था, इसने उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। पूछेंगे 40 तुर्क सरदार को गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने किया, तो गयासुद्दीन बलबन ने इसका ख़त्म कर दिया। बोले कि यही लोग शासन करने में हस्तक्षेप करते थे, तो इनको इसने ख़त्म कर दिया। बोले अब ये कोई नहीं रहेगा, 40 तुर्क सरदार, सबको हटा दिया। इसके अलावा और देखते हैं और इसने क्या क्या किए प्रमुख कार्य। इसने नवरोज़ त्यौहार, तो पूछेंगे नवरोज़ किसका प्रमुख त्यौहार है, तो ये है पारसियों का। पारसियों का त्यौहार है, ईरान में मनाया जाता, तो नवरोज़ त्यौहार मनाना शुरू किया इसी समय। और सीरी नामक शहर, ठीक है, तो आगरा के पास एक शहर इसने बसाया, सीरी नामक शहर। कहाँ पर बसाया, तो इसने आगरा के पास बसा सीरी नामक शहर, इसी ने। इसके समय 2 विद्वान थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसी के टाइम पे 2 विद्वान थे, अमीर खुसरो, अमीर हसन। पूछेंगे किसके काल में अमीर खुसरो थे, मतलब किसके शासन काल में थे, तो ये थे आपके गयासुद्दीन बलबन के काल में। अगला समझते हैं इसकी मृत्यु। तो मृत्यु इसकी 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती। अब देखते हैं इसके बाद, देखो जैसे इसकी मृत्यु होती है तो अगला शासक बनता है अगले शासक बहुत सारे आते हैं, वो कोई खास काम के नहीं है। और अंतिम शासक रहता है इस वंश का शमसुद्दीन कैमूर्स। अंतिम शासक कौन रहता है, कैमूर्स रहता है। लेकिन और देखते हैं, तो इसके 2 प्रमुख कार्य को ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है आपको लोहे एवं रक्त की नीति, दूसरा आपको ध्यान रखना है बलबन का देवीय राजत्व का सिद्धांत। ये क्या था, इसने ये कहा था कि जो ईश्वर है, ईश्वर के बाद उसका जो ईश्वर के बाद अगर कोई इस पृथ्वी पर है भगवान प्रजा के लिए, तो वो राजा होता है। तो सुल्तान ही क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। और अगर आप सुल्तान की बात मानोगे तो आप समझ लो ईश्वर की बात मान रहे हो। और खलीफा के बाद
अगर कोई सबसे पावरफुल था तो वो सुल्तान होता था। तो इसने क्या कहा, सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि कहा, कि जो अल्लाह है उसका प्रतिनिधि हम है, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं हम, उसने हमको भेजा है और हम ही आप पर शासन कर रहे हैं। अगर आप हमारी आलोचना करोगे तो आप ईश्वर की आलोचना कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा, सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती। साथ ही साथ सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। अगर सुल्तान आपको दंड दे रहा है, सुल्तान आपसे कुछ बोल रहा है, तो उसका निरंकुश होना भी जरूरी है। हिटलर था ना, हिटलर को जानते हो, वो भी निरंकुश था, अत्याचार करता था। तो इसने कहना ये था कि सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है, तभी प्रजा क्या कर सकती है, उससे उस अच्छी रह सकती है, अनुशासन हो सकता है। तो इसने अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इस पर किसने ध्यान दिया, अनुशासन पर इसने विशेष रूप से ध्यान दिया। ठीक है, इसको यहीं पर ऐड कर लेना। तो सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती, सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है, और सुल्तान को पृथ्वी का अल्लाह का प्रतिनिधि किया। इसने 2 प्रथा शुरू करी, एक थी सिजदा और एक थी पैबोस। तो सिजदा और पैबोस पूछते हैं, सिजदा और पैबोस क्या थी। तो सिजदा क्या थी, घुटनों के बल, देखो किसी के सामने घुटनों के बल बैठ जाओ और उसके सामने मत्था टेक दो। ठीक है, तो सिजदा क्या थी, घुटनों के बल बैठना। सुल्तान के सामने क्या बैठना, घुटनों के बल टेक जाना, बैठना। ठीक है, ये था सिजदा। और एक था पैबोस। पैबोस क्या थी, तो पैर चूमना। तो सुल्तान के पैर चूमते ना, वो थी पैर चूमना, क्या था, पैबोस। ठीक है, 2 प्रथा शुरू करी, सिजदा और पैबोस पूछेंगे, डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन। सिजदा और पैबोस किसने शुरू, गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा क्या होता है, घुटनों के बल बैठना, और पैबोस क्या होता है, पैर चूमना। हाथ चूमते ना ऐसे ऐसे, तो वैसे ये था। तो पैरों को चूमना, किसके पैरों को, सुल्तान के पैरों को, और किसी को मत चूमना। ठीक है, तो इसने 2 प्रथाएं शुरू करी, ये ध्यान रखना है। तो इसके 2 प्रमुख कारण, एक लौह एवं रक्त की नीति किसके खिलाफ अपनाई, मेवाती ढंग को खत्म करने के लिए, और एक बलबन का राजत्व का सिद्धांत। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्या था बलबन का राजत्व सिद्धांत। तो इसने ये कहा था कि जो अल्लाह का प्रतिनिधि कौन होता है पृथ्वी पर, वो होता है आपका सुल्तान होता है। सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती, सुल्तान को निरंकुश होना जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सिजदा करना पड़ेगा और उसका पैबोस करना पड़ेगा आपको। तो ये उसका देवी राजस्व सिद्धांत हुआ। सुरक्षा विभाग देख लेना, यहाँ पर तुर्कान ने चहलगामी खत्म कर दिया। ठीक है, विद्वान अमीर खुसरो अमीर हसन थे मृत्यु 1286 में हुई थी, सीरी नामक शहर बसाए और नवरोज त्यौहार शुरू किया, और ये आपका गयासुद्दीन बलबन कंप्लीट हो गया। मेन चीज़ ध्यान रखना। और अंतिम शासक कौन रहता है, कैमूर से रहता है। इसके मानने के बाद, इसके जाने के बाद अगला जो वंश आता है वो खिलजी वंश आता है। तो अपन गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका है। गुलाम वंश में अपन ने देखा था पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कौन देखा था, रजिया सुल्तान फेमस, तीसरा कौन देखा, तो तीसरा रजिया सुल्तान वादा कौन आता, कुछ समय के लिए तो बहराम सा आता लेकिन वो खास नहीं रहता, नसरुद्दीन महमूद देता। नसरुद्दीन कौन देखा, गयासुद्दीन बलबन देखा, और गयासुद्दीन बलबन के बाद अंतिम शासक रहता है शमसुद्दीन कैमूर, और इसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। तो खिलजी वंश हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।